स्टूडेंट, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम अधिकार के बारे में। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं? अधिकारों की प्रकृति क्या होती है? अधिकारों से संबंधित विभिन्न सिद्धांत क्या हैं? मानव अधिकार क्या होते हैं और मानव अधिकार घोषणा पत्र क्या है? चलिए शुरू करते हैं। अधिकार। अधिकार अधिकार राज्य के अंतर्गत, अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाले, राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाले ऐसी अनुकूल परिस्थितियां, ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे उसे आत्म विकास में सहायता मिलती है, जिनसे व्यक्ति को आत्म विकास में सहायता मिलती है। अधिकार कहलाते हैं। अधिकार दो पक्षों के मध्य अंतरक्रिया से जुड़ी अवधारणा है। अधिकार जो है दो पक्षों के मध्य अंतरक्रिया से जुड़ी अवधारणा है। इसमें जो प्रथम है वो अधिकार धारक है। अधिकार धारक कुछ प्राप्त करने, कोई काम करने या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए धारक किसी पात्रता की मांग कर सकता है, जैसे कि मताधिकार। धारक किसी पात्रता की मांग कर सकता है, जैसे मताधिकार। द्वितीय पक्ष है अधिकार पर्यवेक्षक। अधिकार पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक पर अधिकार प्रदान करने का दायित्व होता है। यह दो तरह से संभव है। पहला यह कि पर्यवेक्षक धारक की आत्म विकास हेतु सकारात्मक रूप से सहायता करे। दूसरा कि धारक द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के संदर्भ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। जो पर्यवेक्षक होता है उस पर अधिकार प्रदान करने का दायित्व होता है। अधिकार के संबंध में परिभाषाएं दी गई हैं कुछ विद्वानों द्वारा, जैसे कि हेराल्ड जे लास्की द्वारा अधिकार की परिभाषा दी गई है कि अधिकार सामाजिक जीवन की अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ये किसने बोला है? लास्की द्वारा। अगले विद्वान हैं अर्नेस्ट बार्कर। बार्कर द्वारा बोला गया है, अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के
अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास की वह परिस्थितियां हैं। ये किसने बोला है? अर्नेस्ट बार्कर ने। अब है अधिकारों की प्रकृति। अपनी प्रकृति में अधिकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नकारात्मक अधिकार और एक होता है सकारात्मक अधिकार। नकारात्मक अधिकार में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। व्यक्ति की जिन गतिविधियों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है उन्हें ही नकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं। नकारात्मक अधिकार अपनी प्रकृति में अविच्छेद हैं, अर्थात इन्हें धारक से छीना नहीं जा सकता। इन्हें धारक से छीना नहीं जा सकता। और जो सकारात्मक अधिकार हैं, व्यक्ति के आत्मविकास में सहायक जिन गतिविधियों में राज्य सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करता है। सकारात्मक अधिकार में राज्य सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप करता है। समाजवादी राज्यों में अधिकारों के इस संवर्ग पर विशेष तौर पर बल दिया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत है स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार आदि। और नकारात्मक अधिकार में है स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार आदि। अब अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत। अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत। सबसे पहला है प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत यह सिद्धांत मानता है कि कुछ अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले अर्थात प्राकृतिक दशा में भी विद्यमान थे। कुछ अधिकार प्राकृतिक दशा में भी विद्यमान थे। इन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया है, बल्कि राज्य का जन्म इनकी रक्षा के लिए हुआ है। राज्य का जन्म इसके लिए अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। थॉमस हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार होता है। प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास किसका अधिकार होता है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक माना है। लॉक के अनुसार LLP लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन तीन अधिकारों को लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माना है। जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को। जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माना है। प्राकृतिक अधिकार माना है।
अगला सिद्धांत है विधिक सिद्धांत। विधिक सिद्धांत के अनुसार यदि विधि नहीं तो अधिकार नहीं। यह प्राकृतिक सिद्धांतों के एकदम विपरीत है। यह मानता है कि अधिकारों का स्रोत प्रकृति या ईश्वर नहीं बल्कि राज्य होता है। विधिक सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का स्रोत राज्य होता है। जेरेमी बेंथम ने विधिक अधिकारों की पुरजोर वकालत की। बेंथम के शब्दों में, बेंथम के अनुसार अधिकार विधियों और केवल विधियों का फल है। विधियों और केवल विधियों का फल है। बिना विधि के कोई अधिकार नहीं होते। बिना विधि के कोई अधिकार नहीं होते और विधि से पहले भी कोई अधिकार और विधि से पहले भी कोई अधिकार नहीं होते थे। यह किसने बोला है? जेरेमी बेंथम के द्वारा। अगला सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत हिस्टोरिकल थ्योरी के अनुसार अधिकार ना तो प्रकृति की देन है ना ही राज्य के कानून की। इसके अनुसार क्या होता है कि अधिकार ऐतिहासिक विकास क्रम में उत्पन्न होते हैं। ऐतिहासिक विकास क्रम में उत्पन्न होते हैं। ऐतिहासिक विकास क्रम में समाज जिन प्रथाओं तथा परंपराओं को अपनाता है, कालांतर में वही अधिकार बन जाते हैं। एडमंड बर्क के अनुसार अधिकार प्रथाओं का मूर्तिकरण है। अधिकार क्या है? प्रथाओं का मूर्तिकरण। अधिकार प्रथाओं का मूर्तिकरण है। इसी आधार पर उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की, जबकि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की सराहना की, क्योंकि यह ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित थी। अगला सिद्धांत है समाज कल्याणकारी सिद्धांत। समाज कल्याणकारी सिद्धांत यह सिद्धांत मूलतः उपयोगितावादी विचारकों की देन है। यह जो सिद्धांत है उपयोगितावादी विचारकों की देन है। इसके अनुसार व्यक्ति की केवल उन्हीं मांगों को अधिकार कहा जा सकता है जो समाज के हित में हो तथा जिनमें समाज व्यापक रूप से स्वीकृति देता है। इनकी दृष्टि से अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही अधिकार व्यवस्था का सार होना चाहिए। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही अधिकार व्यवस्था का सार होना चाहिए। यह सिद्धांत अधिकारों को निरपेक्ष नहीं मानता, बल्कि समाज के हित में अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इस सिद्धांत अपने से पूर्व के सिद्धांत से अलग है। यह सिद्धांत क्योंकि यह अधिकारों एवं कर्तव्यों को परस्पर पूरक मानता है। यह जो समाज कल्याणकारी सिद्धांत है वह अधिकारों
एवं कर्तव्यों को परस्पर पूरक मानता है। समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह बात प्राथमिकता से स्वीकार की जाती है कि व्यक्ति के अधिकार समुदाय के अधिकारों से पृथक नहीं है। इसलिए इसके अंतर्गत संसाधनों, संपदा व उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व पर बल दिया जाता है। समाजवादी सिद्धांत में यह माना जाता है कि व्यक्ति के अधिकार समुदाय के अधिकारों से पृथक नहीं है। समुदाय के अधिकारों से पृथक नहीं है और इसके अंतर्गत सामूहिक स्वामित्व पर बल दिया जाता है। सामूहिक स्वामित्व पर बल दिया जाता है। यह सिद्धांत राजनीतिक व नागरिक अधिकारों से अधिक बल सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर देता है। कार्ल मार्क्स द्वारा क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में दिए गए प्रसिद्ध नारे फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। कार्ल मार्क्स द्वारा क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में एक नारा दिया था। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में एक नारा दिया गया था, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। यह इसके अंतर्गत अधिकारों के समाजवादी सिद्धांत की व्याख्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार काम करे और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको उसका पारिश्रमिक मिले। अधिकारों के संबंध में एक विद्वान थे, थॉमस हिल ग्रीन। ग्रीन ने अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का खंडन किया है। ग्रीन द्वारा अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का खंडन किया गया है। ग्रीन का कथन है, शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। यह कथन किसका था? थॉमस हिल ग्रीन। लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की। लास्की द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य के विचार को आगे बढ़ाया गया। लोक कल्याणकारी राज्य के विचार को आगे बढ़ाया गया। इसके द्वारा? लास्की के द्वारा। लास्की ने उदारवाद से जुड़े हुए राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ समाजवाद से जुड़े हुए आर्थिक अधिकारों की रक्षा पर भी बल दिया। लास्की ने उदारवाद से जुड़े हुए राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ समाजवाद से जुड़े हुए आर्थिक अधिकारों की रक्षा पर भी बल दिया। अब है मानव अधिकार।
मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। ऐसे अधिकार जो मनुष्य को मानव अधिकार मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। मानवीय गरिमा ही मानव अधिकार की संकल्पना का मूल स्रोत है। मानव अधिकार संबंधी दृष्टिकोण नागरिकता की सीमाओं से परे नैतिकता की अभिप्रेरणा पर आधारित है। मानव अधिकार संबंधी दृष्टिकोण मानव अधिकार संबंधी दृष्टिकोण नैतिकता की अभिप्रेरणा पर आधारित है। नैतिकता की अभिप्रेरणा पर आधारित है। मानव अधिकारों का विकास। मानव अधिकारों का विकास कितने चरण में हुआ है? 3 चरण में। प्रथम पीढ़ी में मानव अधिकारों का विकास नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के रूप में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के रूप में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के रूप में इनका विकास इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए में 17वीं व 18वीं सदी में हुई क्रांतियों के परिणाम स्वरूप उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत हुआ। द्वितीय पीढ़ी में सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के रूप में सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के रूप में सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकार का विकास हुआ। इस दौर में अधिकारों के केंद्र में समानता थी तथा राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। तृतीय पीढ़ी में मानव अधिकारों के अंतर्गत कुछ नवीनतम प्रगतिशील अधिकार शामिल किए गए, जैसे कि पर्यावरण संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार, तृतीय पीढ़ी के अधिकारों के केंद्र में बंधुत्व है। यहाँ व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक अधिकारों के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। अब है मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूएन महासभा ने मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया। दिसंबर 1948 में यूएन महासभा ने इसको जारी किया, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। यह घोषणा एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी विश्व के लिए उपयुक्त है तथा मानव अधिकारों की विस्तृत योजना प्रस्तुत करती है। इस घोषणा में एक विस्तृत प्रस्तावना के साथ 30 अनुच्छेद हैं। इसके अंतर्गत एक विस्तृत प्रस्तावना है, विस्तृत प्रस्तावना
एवं 30 अनुच्छेद हैं। यह जो घोषणा है वह स्वतंत्र, लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी विश्व के लिए उपयुक्त है। इस घोषणा पत्र में अनुच्छेद 1 से लेकर 22 तक विश्व के सभी मनुष्यों को उपयुक्त नागरिक, राजनीतिक तथा कानूनी अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 1 से लेकर 22 तक नागरिक, राजनीतिक तथा कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 22 से लेकर 26 तक सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं। सामाजिक आर्थिक अधिकार। अनुच्छेद 27 सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है। सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित। अनुच्छेद 28 मानव अधिकारों के प्रयोग क्षेत्र से संबंधित। मानव अधिकारों के प्रयोग क्षेत्र से संबंधित। 29-30 अनुच्छेद 29 एवं 30 में समुदाय के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य। समुदाय के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य। मानव अधिकारों का महत्व क्या है? मानव अधिकारों की धारणा समानता के दर्शन पर आधारित है, जहां विश्व के सभी मनुष्यों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने की बात की जाती है। इससे अधिकारों की विषय वस्तु का विस्तार हुआ तथा गैर परंपरागत अधिकारों को बल मिला। धन्यवाद।